हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 4 महत्वपूर्ण पद्यांश को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, इन तीनों चैप्टर से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले जो पद्यांश हैं उनको हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप 10 नंबर इस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले मैंने आपको गद्यांश का जो वीडियो है उसको प्रोवाइड कराया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक का नाम है पद्यांश कैसे हल करें। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में गद्यांश के पैसेज और पद्यांश की कविताएं जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम एक पद्यांश को हल करेंगे, वो भी ट्रिक से, ताकि आप लोगों से किसी भी चैप्टर से अगर पद्यांश पूछा जाता है तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, कुछ इस तरह से आपको ऊपर दिया रहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है, उसका एक मैंने जो है यहाँ पर कविता 4 लाइन की ली है, जिसको आपको सॉल्व करना है। किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, कविता क्या है, यहाँ से लेकर आपका स्टार्ट है और यहाँ तक आपका कविता है, और इसके नीचे इस कविता से रिलेटेड प्रश्न दिए रहेंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे आंसर देना है। तो देखिए, क्या है कविता। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो जैसा कि आपको पता है कि पवन दूतिका चैप्टर में राधा जी और श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर देना है। जैसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको 10 नंबर, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको मिलता है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि इस पद्यांश के जो ऊपर दिया गया है, इसके लेखक का नाम और किस चैप्टर से लिया गया है उस शीर्षक का नाम लिखिए। ठीक है। दूसरा दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये 4 लाइनें हैं, 4 में से आपको 2 की व्याख्या करनी है, क्योंकि 2 के नीचे ही आपको लाइन देखने को मिली है। ठीक है, रेखांकित अंश मतलब जहाँ रेखा है, तो 2 लाइन में केवल रेखाएं दी गई हैं, तो इन्हीं दोनों का आपको व्याख्या लिखना होता है। ये याद रखिएगा, चारों का आपको व्याख्या नहीं लिखना है, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या लिखना है जहां तक अंडरलाइन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, इसका आंसर लिखना है। तो सभी के लिए आपको 2 2 2 एंड चौथा क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, 2 इसके लिए। और 5वां है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, 2 इसके लिए। तो देखिए, ऐसे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो भी इसी कविता से रिलेटेड। अब इन 5 का हम आंसर लिखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि इस गद्यांश के आपको शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो उसको अगर शीर्षक और कवि का नाम अगर आपको पाठ के लिखना है तो आप उसे संदर्भ के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी कि संदर्भ जो है इसमें आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम दोनों आ जाता है। तो देखिए, हम संदर्भ में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, प्रस्तुत पद महाकवि। अब कौन है इसके लेखक, उनका नाम लिख देते हैं। तो उनका नाम है अयोध्या सिंह। ठीक है, उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित। अब किससे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास से जो है आपका पवन दूतिका लिया गया है। प्रिय प्रवास का एक छोटा सा शीर्षक है। तो प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है? पवन दूतिका, ये इसका शीर्षक है प्रिय प्रवास का, ठीक है। तो पवन दूतिका शीर्षक से उद्घृत है आप लिख सकते हैं, लिया गया है। तो देखिए संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। या एक प्रकार से आप और लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रिय प्रवास के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है? कवि का नाम और शीर्षक का नाम, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो आपके दो लाइनें हैं, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इसका आपको क्या लिखना है? व्याख्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। तो देखिए हमने व्याख्या भी यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए क्या लिखेंगे आप व्याख्या, देखिए क्या कहा जा रहा है, राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो वही चीज़ें इसमें भी कहा गया है, मेरे प्यारे नवजलद से, नवजलद का मतलब कमल की तरह जो है, इनके कंज से नेत्र वाले, ठीक है, यानी कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी जो है मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। तो ये आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, जो कि इन्हीं दोनों लाइनों का आपको व्याख्या लिखना है। जहाँ पर रेखाएं होंगी उतना आपको व्याख्या लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए 2-2-4 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो ये सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि राधा, ठीक है, ब्लू पेन से लिखेंगे, राधा पवन दूतिका, पवन दूतिका, ठीक है, द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, ठीक है, किससे? पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। देखिए 2 नंबर और आपका क्लियर हो चुका। तो हमने 3 का आंसर दे दिया है, 2 का आंसर और देना है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसका भी हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे आपको 5 का आंसर लिखना होगा। तो देखिए कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, इसका आपको उल्लेख करना है। तो देखिए कहा गया है इसमें कि कृष्ण, ठीक है, आकाश में छाए, आकाश में छाए नवीन मेघों, या आप लिख सकते हैं बादलों, ठीक है, नवीन बादलों के समान रूप वाले हैं, रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, कमल के समान है, ठीक है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो इस कविता में कहा गया है कि कृष्ण आकाश के छाए नवीन बादलों के रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, ठीक है। ऐसे 5वां क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी कि राधा की उस समय दशा किस प्रकार से है, तो उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए क्या लिखना है आंसर में, राधा श्री कृष्ण, ठीक है, के विरह में रो रो कर, ठीक है, रो रो कर पागल हो रही हैं। जैसे वहाँ पर लिखा गया था बावली हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब पागल हो रही है।
तो देखिए इस प्रकार से आपको पद्यांश को सॉल्व करना होता है। इस प्रकार का पद्यांश दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन उसके नीचे दिए रहेंगे, पांचों का सही आंसर होगा तो आपको 10 नंबर एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पैसेज है, एक कविता है छोटी सी, ऐसे ही पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। उसके नीचे 5 इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उनका आंसर आपको देना होगा, जिसके लिए 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये है एक कविता। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे है मेथी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। ठीक है, अब आगे देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख से श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलसित हुई काल की क्रूरता से। बच्चों ऐसे एक छोटा सा जो है कविता का एक शीर्षक दिया जाएगा आपको, इसके नीचे 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे जैसे यहां पर किया गया है। मैं अभी आपको आंसर भी इनका बताऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। यानी कि आपको या तो आप संदर्भ लिख सकते हैं या फिर कवि का नाम और शीर्षक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं लिखकर आपको बताऊंगा। दूसरा देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों ये जो रेखाएं जिन लाइनों के नीचे है इनकी आपको व्याख्या करनी है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आपको इनकी व्याख्या करनी, यानी कि इनके बारे में अच्छे से लिखना है। ठीक है, और ऊपर के जो दिए गए हैं इनकी व्याख्या आपको नहीं करनी है, पूरे का आप मत कीजिएगा, केवल रेखांकित अंशों की। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा। अब ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। देखिए 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा अगर आप इसका नाम लिख लेते हैं, कवि का नाम और शीर्षक का नाम। 2 नंबर अगर आप रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखते हैं तो मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन दिया रहेगा इसी से रिलेटेड कि घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। तो अभी मैं आपको इसका भी आंसर बताऊंगा, तो ये भी 2 नंबर का। चौथा क्वेश्चन होगा फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया, 2 नंबर। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन था बच्चों, ये हमने पहले लेसन से लिया है, अगर किसी भी लेसन से पूछा जाएगा तो आप वो ट्रिक लगा देना, अभी मैं बताऊंगा, आप उसी की सहायता से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा, ये भी 2 नंबर। यानी कि 5 क्वेश्चन आपको इसी ऊपर वाले लाइन से रिलेटेड दिए रहेंगे, इसी कविता से, इसी में आपको ढूंढना है। ठीक है, और आपको 10 नंबर दिए जाएंगे अगर आप पूरा आंसर सही से लिखते हैं तो चलिए हम आंसर लिखकर देखते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। तो देखिए बच्चों क्लास 12 में जो है ये प्रश्नोत्तर नंबर 4 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसका आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, ये ऐसे ही कविता दिया रहेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है बच्चों, जो कविता दी गई थी ऊपर, पहले हम क्वेश्चन पढ़े, आपको भी पढ़ना है वहां जाकर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखिए क्या करना है, पहली लाइन के 2 अक्षर जैसे बैठी खिन्ना था, ठीक है, डैश 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 करके क्रूरता से, ठीक है, लिख देना है। ऐसे लिख देना ताकि उन्हें लगे कि ये इन्होंने जो है इसी को सॉल्व किया है, इसी कविता को। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना है प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये चौथा क्वेश्चन होगा। ऐसे आपको लिखना है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब सबसे पहला प्रश्न था बच्चों आप लोगों के सामने कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों शीर्षक का नाम और हम कवि का नाम दोनों का यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको लिखना भी है। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो शीर्षक का नाम है वो पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका जो कि हिंदी के पद्य का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पवन दूतिका। ठीक है, अब पूछेगा आपसे दोनों का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है। तो कवि के नाम इनके है बच्चों, जिसको पवन दूतिका ने लिखा है वो है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब आप संदर्भ भी यहां पर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य से लिया गया है। ठीक है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। ठीक है, हरिओध। तो आपको ऐसे बच्चों वहां पर लिखना है, चाहे आप इस प्रकार से लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, या फिर आप संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, मैंने संदर्भ भी लिखना बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। हम 10 नंबर को कंप्लीट करेंगे तो 2 नंबर यहां पर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं क्या था बच्चों, कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बच्चों ये जो रेखाएं 2 थी कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलसित काल की क्रूरता से, इन्हीं का हमें व्याख्या लिखना है। तो देखिए बच्चों हम यहां से थोड़ा सा
यहाँ पर व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर साथ में मैं लिखता बच्चों तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे लिखना है मैं आपको आइडिया ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रातः काल की सुगंधित वायु खिड़कियों के रास्ते घर में प्रविष्ट हुई, यानी कि आपको जो दो लाइनें थी बच्चों उसमें थोड़ा सा जोड़ देना है, कहानी को अच्छे से बना कर लिखना है थोड़ा सा, ताकि व्याख्या दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, दूसरे का आंसर है ये। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कब कहता है कि प्रातः काल की सुगंधित वायु खिड़कियों के रास्ते घर में प्रविष्ट हुई। ठीक है, राधा जी घर में दुखी होकर अकेले बैठी थी। बच्चों उन्हीं दो लाइन का आपको अर्थ लिखना है, थोड़ा सा आप आगे का भी कुछ आइडिया लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में। तो देखिए राधा जी घर में दुखी होकर अकेले बैठी थी, वायु संयोग में सुखद लगती है, वही वियोग में राधा जी के दुख को बढ़ा रही थी। ठीक है, यानी कि संयोग जब होता है बच्चों तो यही वायु जो है अच्छी लगती है जो उनके घर में आई थी, और जब वियोग था बच्चों तो वही वायु उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, उनके दुख को बढ़ा रही थी। तो देखिए राधा जी ने क्या किया, अपनी व्यथा को बढ़ता देखकर राधा जी वायु से बोली। उन्होंने पवन से कहा, वायु से कहा कि प्यारी, हे प्यारी प्रातःकालीन वायु, मतलब हे प्यारी प्रातः की वायु यानी कि हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। ठीक है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है, जबकि सामान्यतः तू लोगों को सुख देती है। वो कहती है बच्चों कि तू तो सामान्यतः लोगों को सुख देती है, फिर मुझे क्यों प्रभावित कर रही है, मुझे परेशान क्यों कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या का। यहां से प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर आपने इसका अर्थ अच्छे से आपको पता है तो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी आपका ये 2 नंबर क्लियर हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं 2 नंबर आपको मिलेगा। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था, यानी कि घर में दुखी होकर अकेले कौन बैठी थी। तो यहां पर तो इसका आंसर आप आसानी से बच्चों दे सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं एक दिन, एक दिन। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, राधा घर में दुखी होकर। ठीक है, आपको भी पता होगा तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, होकर अकेले बैठी हुई थी। ठीक है, यानी कि घर में राधा जी जो है दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट ऐसे लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए एक दिन राधा जी घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है, तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कौन बैठा हुआ था। अगर आपने इस कविता को पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि घर में दुखी होकर एक दिन कौन बैठा था। बच्चों हम लिखेंगे अपने चौथे क्वेश्चन का आंसर, जो कि है फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। ठीक है, तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम इसका भी आंसर लिखते हैं। ठीक है, कि फूलों की सुगंध लेकर, फूलों की सुगंध लेकर हम यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, सुगंध। ठीक है, लेकर, ठीक है, राधा के घर में किसने प्रवेश किया बच्चों, प्रातःकालीन। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं प्रातःकालीन सुखद वायु, सुखद यानी कि सुख देने वाली। ठीक है, कुछ बढ़ा चढ़ाकर आप लिखेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा होगा, ने प्रवेश किया। तो ये भी एक सिंपल था क्वेश्चन था बच्चों, जो आपको दे जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले, पूरा नंबर मिले। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन था कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। तो आप लिख सकते हैं कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर या फिर फूलों की सुगंध लेकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुखद वायु यानी कि सुबह की वायु ने प्रवेश किया। ठीक है, सिंपल सा ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, 2-2 नंबर आपका आसानी से क्लियर होता चला जाएगा। बच्चों अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें पूछा गया था, वो था कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। उन्होंने, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो हमारा 8 नंबर तो क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे बच्चों अपना 10वां नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या कहा उन्होंने, राधा ने प्रातःकालीन, ठीक है,
प्रातःकालीन, तो आप लोग और भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। से दुखित होकर होकर कहा कि हे प्रातःकालीन, हे प्रातःकालीन वायु, ठीक है, तू मुझे, मैंने अभी आपको इसे पहले भी बताया था, ठीक है, तू मुझे क्यों सता रही है, क्यों सता रही है, यानी कि उनको परेशान कर रही है वायु, वही वो कह रही हैं कि तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं बच्चों कि क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। मैंने आपको जो अभी बताया था व्याख्या में, वही आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। तो इससे आपका बच्चों 2 नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है, आपको आइडियाज लगाने हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और हमारे पैसेज में क्या लिखा हुआ है और हमने क्या पढ़ा था कविता में, ठीक है। तो आपको उन्हीं के हिसाब से आंसर दे देना है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से दूषित हो गई है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने आपको व्याख्या के साथ बताया। ऐसे अगर आप लिखेंगे बच्चों तो आपको 10 में 10 मिल सकते हैं नंबर आसानी से, लेकिन आपको अच्छे से राइटिंग से और अच्छे से लिखना होगा ताकि लगे कि हाँ किसी ने लिखा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब क्या है चौथा प्रश्न हमारा, चलिए पढ़ते हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लाइन्स है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो है आपके मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। देखिए बच्चों, अब आपको ऐसे पढ़ना होगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको 15 मिनट मिलते हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हम इसे आज आंसर के साथ सीखेंगे। अब बच्चों आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि जो अभी बच्चों यहाँ पर आप पा कर दीजिए उपयुक्त पद्यांश, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो आपका पद्यांश दिया गया है ऊपर, उसको किसने लिखा है और किस लेसन से लिया गया है, आपको उसका नाम लिखना है बच्चों। 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको रेखाएं दिखेंगी, अभी नहीं मैंने लाइन की है, ठीक है, मैं अभी कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स आपके पद्यांश में कुछ इस प्रकार की रेखाएं खींची रहेंगी किसी लाइन के नीचे। जैसे देखिए इसमें बच्चों 2 लाइनों के नीचे रेखाएं खींची गई हैं। तो जो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों लाइनों की व्याख्या करनी है, ठीक है। अपनी भाषा में इन 2 लाइनों का अर्थ लिखना है। आप लोग पूरे का मत लिखिएगा, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं लेकिन वो गलती करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, यानी कि जिनके नीचे रेखाएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, और इसके लिए भी आपको मिल जाता है 2 नंबर अगर आप बढ़िया से लिखते हैं, अच्छे से, जो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको करना होता है। तीसरा देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। बच्चों अगर आप इसका जब हिंदी निकालेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा, यहां से भी कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या चौथा क्वेश्चन हमारा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। 2 नंबर अगर आप इसका आंसर लिखते हैं। सब कुछ इसी पद्यांश में छिपा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 5वां देखिए क्या बच्चों, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों 5 क्वेश्चन आपका यहां पर दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, तो आपको 10 नंबर इसके दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों शीर्षक और कवि का नाम जो हम लिखते हैं वो कहां पर लिखते हैं, सबसे पहले समझते हैं। यहां पर देखिए ये है आपका, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालेंगे अपनी कॉपी में। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर 4, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है।
ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये जो आपकी लाइनें दी गई थी, ये शुरू की जो 2 वर्ड हैं, शब्द हैं, उनको लिख दीजिए, फिर डॉट 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 करके लास्ट के 2 वर्ड लिख दीजिए जो यहाँ पर है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने जो है इसी पैसेज को सॉल्व किया है। अब देखिए बच्चों, संदर्भ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम संदर्भ, शुरू से मैं आपको बताता हूं। प्रस्तुत, ठीक है, पद्यांश। अब बच्चों आपको क्या करना है, किसने लिखा है इसे थोड़ा सा लिख दीजिए, श्री मैथिली, ठीक है, मैथिली शरण। तो इसको ब्लैक पेन से आप लिखिएगा बच्चों, ठीक है, मैथिली, और इसको कर दीजिए शरण, ठीक है। थोड़ा आप और अच्छे से लिखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। अब क्या कीजिए बच्चों, इसको आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा काले पेन से लिखना है बच्चों, जो जिससे आपका लिया गया है, जिसे साकेत से लिया गया है। और बच्चों जो साकेत का एक छोटा सा शीर्षक है वो हमारा लेसन है, ठीक है, साकेत महाकाव्य, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिखिएगा बच्चों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के किस भाग में है बच्चों, गद्य भाग में या पद्य भाग में, तो आप लोग बता सकते हैं पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग। अब आप लोग ब्रैकेट में इसको कर दीजिए, हो सके तो अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, ठीक है, पद्य भाग में संकलित। अब बच्चों आपको जो ये पद्य भाग में जो संकलित लेसन है उसका नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है, तो बच्चों इसका नाम है कैकेयी का अनुताप। तो लिख देते हैं यहाँ पर कैकेयी का अनुताप, ठीक है, अनुताप, ठीक है। ब्रैकेट आपको इसमें भी लगा देना क्योंकि लेसन का नाम है बच्चों, ठीक है। संदर्भ में आपको मेनली किसका नाम, कवि का नाम और लेसन का नाम लिखना होता है। कैकेयी का नाम शीर्षक, ठीक है, ये एक शीर्षक है साकेत का, ठीक है। शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, काव्यांश से लिया गया है, या फिर अवतरित है, या फिर उद्घरित है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अवतरित है बच्चों। देखिए कितना सिंपल है, पढ़ते हैं हम एक बार। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। यानी कि बच्चों ये जो लिया गया है साकेत एक महाकाव्य है, उससे एक शीर्षक छोटा सा हमारे बुक में दिया हुआ है जो कि है कैकेयी का अनुपात, जिसे हम लोग लेसन कहते हैं, ठीक है। तो इसी से बच्चों ये लिया गया है, ऐसे आप लोग संदर्भ लिख लेंगे, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित तथा श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। कुछ भी आप बढ़िया अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है संदर्भ कैसे लिखते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अपना तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा यहाँ पर चार्ट है इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैकेयी स्वयं, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट, दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों ये जो रेखांकित आपका अंश है हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक बार बच्चों, ये देखिए ये रेखांकित अंश है, ये दोनों लाइनें, इनकी आपको सिर्फ व्याख्या करनी है। यानी कि निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कैकेयी जी कहती हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको अपने भाषा में लिखेंगे, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा, आपके सर पढ़ाए होंगे तो आप लोग आसानी से इसे लिख लेंगे। देखिए बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या हमें कैसे करनी है, अब हम इसको समझ लेते हैं यहीं पर, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं। देखिए क्या है, कैकेयी निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, ये कैकेयी जी स्वयं कहती हैं। तो देखिए हमने अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखा है, समझिए। कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगध ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है। जैसे आपने भी पढ़ा, धिक्कार है उसे जिसे महास्वार्थ ने घेरा, जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है, और अधर्म का आचरण किया। यानी कि ये कहानी कब की है आप पूछिए, जब कैकेयी जी जो है श्री राम को अपने घर से निकलवा देती हैं, दशरथ जी निकाल देते हैं, ठीक है, कैकेयी जी के कहने पर, तब उसी के बाद ये जो है कहानी है, जब कैकेयी जी राम जी के पास पहुंचती हैं तो वो
पछताती हैं, ठीक है, ऐसा कर्म करने से, तब की ये बात है। तो देखिए क्या है, कैकेयी जी स्वयं को जब धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं कभी सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि जो रघुकुल की रानी थी उस पर धिक्कार है, वो अपने खुद कहती हैं, जिसे घोर स्वार्थी थी, ठीक है, उन्हें घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया, यानी कि उन्होंने ऐसा कर्म किया श्री राम जी को निकलवा कर कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया, ठीक है। इन्हीं 2 लाइनों का मैंने अर्थ लिखा है, निजन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, ठीक है, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए आपका 4 नंबर क्लियर हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे, पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? अभी मैंने आपको बताया, देखिए कैकेयी जी स्वयं धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, समझिए। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। स्वयं कैकेयी जी कहती हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया है, ठीक है। ये देखिए, मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी को ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसके धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। तो ऐसे आप लोग इससे बच्चों आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये पद्य है, इसको आप लोग पहले पढ़िएगा 2-3 बार, तब उसके बाद आप आंसर आसानी से लिखेंगे। अब बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका है, तो 2 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेगा अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, यानी कि कैकेयी जी जब प्रायश्चित करती हैं अपना, तो उसके बाद श्री राम जी उनसे कहते क्या है। तो समझिए बच्चों, देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर है कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो। बच्चों जो इनके पुत्र थे, कैकेयी जी के पुत्र थे, उनका क्या नाम था बताइए, भरत, ठीक है। तो वो जो थे बच्चों बहुत ही अच्छे थे। देखिए तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। यानी कि जो भरत थे बच्चों वो धर्मशील थे, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे थे। इसीलिए कहते हैं, राम जी कहते हैं कि आप बहुत धन्य हैं क्योंकि आपने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, ठीक है। तो कैकेयी जब कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम जी उनसे यही कहते हैं कि कैकेयी ने प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी 2 नंबर मिलेगा। अभी मैं इसको अगर लिखता स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही लिखा है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन और उसका आंसर। 5वां क्वेश्चन है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। यानी कि जब कैकेयी जी ने प्रायश्चित किया तो श्री राम जी के साथ जो सभा बैठी थी वो क्या चिल्ला उठी। तो बच्चों देखिए क्या चिल्ला उठी वो सभा। देखिए प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है, 100 बार धन्य है। बच्चों इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको समझा दिया है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, उनको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग 1-2 बार देखकर अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए प्रभु राम के साथ जो सभा बैठी हुई थी वो चिल्ला उठी कि भारत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, जो कि कैकेयी जी थी, ठीक है। तो इतना कुछ जो मैंने पद्यांश लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये किस चैप्टर से है, तो ये है श्रद्धा मनु चैप्टर से। ये पद्यांश है आपके सामने, इसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जिसके लिए हमें आपको पता होगा कि 2-2 नंबर एक क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसके लिए 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, टोटल 10 नंबर। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आपको करना है, तो इस इम्पॉर्टेंट पद्यांश को जरूर देखिए। तो देखिए क्या है, पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये पद्यांश है, इस पर आधारित इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना होता है। तो देखिए ये पद्यांश है क्या, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी, यह बेल विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, ठीक है। ये आपका जो है पद्यांश है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब देखिए इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है कि 2 पद्यांश दिए रहेंगे, एक ही आपको करना होगा। तो देखिए फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड है श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती हैं। फोर्थ है किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। और फिफ्थ है सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए जहाँ पर हमें शीर्षक यानी कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं संदर्भ, यानी कि उसे हम लिखते हैं संदर्भ से। लेकिन देखिए इस पद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 पद्यांश पूछे जाएंगे तो कैसे पहचानेगा एग्जामिनर कि कौन सा आप कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग के 2 अक्षर ले लेने हैं और लास्ट के जो है ले लेने हैं। तो देखिए लास्ट में दिया गया है सुंदर खेल, तो चलिए इसको ले लेते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम यही जो है पद्यांश हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, पद्यांश के शीर्षक और पाठ का नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे संदर्भ। संदर्भ में आपके पाठ का नाम और शीर्षक का नाम दोनों आ जाता है। तो देखिए संदर्भ लिख देते हैं अब हम। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना होता है समझिए, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ठीक है, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, श्रद्धा मन को उसी चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, कामायनी जो है इनका महाकाव्य है। ठीक है, और इसी का जो है एक छोटा सा भाग है श्रद्धा मनु। तो कामायनी महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से भाग, ये पद्य है तो पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु, इस शीर्षक का नाम है श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा मनु। तो श्रद्धा मनु लिख देंगे। उसके बाद में शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, कविता से लिया गया है, आप लिख सकते हैं उद्धृत है, उद्धृत है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हमें लिखना था शीर्षक का नाम और लेखक का नाम यानी कि कवि का नाम। तो देखिए हमने इसमें लिख दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, ये कवि हैं। ठीक है, के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक काव्य से उद्धृत है। तो देखिए हमने कवि का नाम भी लिख दिया, शीर्षक का नाम लिख दिया और ये आपका बन गया संदर्भ। इसके लिए आप समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर यहाँ पर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उसका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सभी का व्याख्या कर देते हैं, बट उन्हीं का व्याख्या करना है जिनके नीचे रेखाएं हैं। जैसे आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, ठीक है, इसी इतने का आपको व्याख्या लिखना है। देखिए 2 लाइन है लेकिन कितना बड़ा व्याख्या इसको हमें लिखना है। जब आप इस चैप्टर का मीनिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है उन 2 लाइनों का व्याख्या। क्या है कि श्रद्धा मानवता को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती हैं और कहती हैं कि यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश्य यानी कि बिना किसी उद्देश्य भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। तो ये 2 लाइनों का सिर्फ ये आपका व्याख्या है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप सेम यही लिखें, आप अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड उस लाइन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क
मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 2 मार्क इसके लिए भी आपको मिलेंगे, अपनी तरफ से आपको व्याख्या लिखनी होगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन का हम आंसर लिख देते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है पहले समझिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन कि श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन जो श्रद्धा है वो किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती हैं, तो सिंपल है, इसका जो आंसर होगा वो है श्रद्धा मनु की, ठीक है, मनु की। थोड़ा दूर आप लिखिएगा, जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, ठीक है। तो श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, तो मनु की, ठीक है। ये आपका तीसरा होगा, इसके लिए भी 2 मार्क। देखिए इतना बड़ा लिखा हमने, उसके लिए 2 मार्क मिला, इसके लिए भी। तो यही इसमें क्वेश्चन से छोटे से पूछे जाएंगे कुछ, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, यानी कि किसका समर्पण। तो अभी मैंने इसमें व्याख्या में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है वो है श्रद्धा, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से रहेगा, श्रद्धा, ठीक है, का समर्पण, ठीक है, मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर लिखना है। तो किसका पूछा गया था, तो उसके जगह पर हो जाएगा श्रद्धा का। तो चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, तो इसके लिए भी 2 मार्क, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, तो श्रद्धा का। अगला है कि सजल संस्कृत का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका जो फोर्थ है, सजल संस्कृत का यह पतवार, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्यों, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सजल संस्कृति, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, 1 से 2 बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्योंकि आपको पता होगा अनुप्रास अलंकार में कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, ये 5वां है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और उनके आंसर, जिसके लिए आपको 10 मार्क दिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम पद्यांश को सॉल्व करें, किस प्रकार से हमें संदर्भ लिखना है। तो ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।